हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम लोग इनर्शिया के बारे में सीखेंगे कि इनर्शिया क्या है। तो इनर्शिया किसी भी बॉडी या सिस्टम की नेचुरल टेंडेंसी है जिसके कारण वो सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है। जैसे अगर कोई सिस्टम पहले से रेस्ट में है तो वो चाहता है कि वो रेस्ट में ही रहे, और अगर कोई सिस्टम कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो सिस्टम चाहेगा कि वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहे। अगर उसके रेस्ट स्टेट को चेंज करना है यानी उसे मूविंग बनाना है तो भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर वो पहले से मूविंग है और उसको रेस्ट स्टेट में लाना चाहते हैं तो भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन में सीखने के लिए फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ ये सब समझने के लिए हम लोग को इनर्शिया के बारे में सीखना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है इनर्शिया। तो ये नेचुरल टेंडेंसी, यहाँ मैंने लिखा हुआ है इनर्शिया क्या है, नेचुरल टेंडेंसी या इनबिल्ट प्रॉपर्टी है हर एक बॉडी में, हर एक सिस्टम में, जिसके कारण वो अपने इनिशियल स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है। तो इनर्शिया 3 टाइप के हैं यहाँ पे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जो बॉडी पहले से रेस्ट में है वो चाहता है कि वो रेस्ट में ही रहे। इस तरह के उसके प्रॉपर्टी को बोला जाता है कि उस बॉडी में इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अगर कोई बॉडी पहले से मूविंग है तो उसमें जो प्रॉपर्टी है मूव करने की, जब तक कि वो कोई रोकने वाला उसमें फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स या कोई ब्रेक ना अप्लाई कर दे, तो उसको मेंटेन करने की जो प्रॉपर्टी है उसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे आप एक कार में बैठे हुए हैं और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो सडन अगर ड्राइवर टर्न लेता है इधर राइट साइड की तरफ तो विंडो की तरफ आप ऐसे फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन वो फोर्स तो कोई लगाता नहीं है आपके ऊपर, आप इनर्शिया के कारण करते हैं। आपकी बॉडी में इधर जाने की टेंडेंसी है इस डायरेक्शन में, और कार इधर इधर की तरफ टर्न कर दिया तो इधर क्या बचा, विंडो बचा कार का, तो ऐसे विंडो की तरफ आपका बॉडी ऐसे जाना चाहता है, राइट। तो इस तरह के प्रॉपर्टी को जिसमें वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहता है जहां पहले से जा रहा था उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल मैंने दिया है कि एक ट्रक है, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0। तो इसमें रखा हुआ ऑब्जेक्ट ये पहले से रेस्ट में है, ट्रक में तो एक्सेलरेशन आ गया लेकिन इसके ऊपर रखे हुए इस बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं आया, तो ये बॉडी यहीं पे रहना चाह रहा था, और अगर ये सरफेस स्मूथ है तो ये यहीं रह जाएगा, ट्रक आगे निकल जाएगा। इनर्शिया ऑफ मोशन है कि अगर ये पहले से ट्रक मूव कर रहा है और इसमें रखा हुआ ये ऑब्जेक्ट ट्रक के साथ साथ मूव कर रहा है, तो अगर किसी ने ट्रक पे ब्रेक अप्लाई किया तो इसमें मूव करने की टेंडेंसी रहेगी पहले से, तो ये आगे की तरफ ऐसे स्लाइड करने लगेगा ये बॉडी। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल हो गया। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अभी मैंने बताया कि एक कार पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है कार, और ड्राइवर अगर राइट टर्न लेता है तो आप उसी डायरेक्शन में आप में टेंडेंसी होती है जाने की। तो इस तरह के प्रॉपर्टी को इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। इनर्शिया समझने के बाद हम लोग अब तैयार हैं सीखने के लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है, यहाँ मैंने सेकेंड लॉ लिखा हुआ है, फर्स्ट लॉ से नहीं लिखा है। तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until and unless an unbalanced external force acts on it। तो अगर कोई भी बॉडी है और वो पहले से रेस्ट में है या पहले से मूविंग है तो वो अपने उस स्टेट को कब तक मेंटेन रख सकती है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, और वो भी एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस होना चाहिए, उसको कोई बैलेंस नहीं कर दे, मतलब बैलेंस करना मतलब जीरो ना कर दे, उसको कैंसिल करके। तो कोई भी बॉडी अगर पहले से रेस्ट में है तो वो मोशन में कब आएगा, जब उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, और अगर वो मूविंग है तो रेस्ट में भी लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ याद हो गया, कोई भी बॉडी अपने पुराने स्टेट को मेंटेन रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट न करे। फिर न्यूटन सेकेंड लॉ सीखते हैं हम लोग। फर्स्ट और थर्ड जनरली याद रहता है सबको, थर्ड वाला तो सबसे आसान है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन सेकेंड वाला पूछने पे स्टूडेंट्स ऐसा बहुत सारा याद कर लेते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ है F इक्वल टू एम ए, तो वो उसका एक पर्टिकुलर केस है F इक्वल टू एम ए, जब मास कांस्टेंट होता है तब आता है। अदरवाइज न्यूटन सेकेंड लॉ अगर आपसे एग्जाम में आएगा तो उसका स्टेटमेंट लिखेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम। यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया स्टूडेंट्स, मोमेंटम।
व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसका मास m है तो उसमें मोमेंटम होगा, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास इज a scalar quantity and velocity is a vector quantity, so momentum is also a vector physical quantity। तो सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? एक्सटर्नल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप लगाएंगे तो वो प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी बाई डी टी, पी मैंने लिखा यहाँ, और पी को डिफाइन किया मास इनटू वेलोसिटी। तो इस बाद में इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लाया गया के, और एसआई सिस्टम में इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के का वैल्यू होता है 1। तो फोर्स एक्सटर्नल इक्वल टू हो गया dp बाई dt। p एक वेक्टर है तो इधर भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, और इसको और एक्सपेंड करेंगे, बाद में एक्सपेंड हम लोग p इक्वल टू mv लिखेंगे। तो वो नेक्स्ट पेज में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके आगे उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा। तब तक आप इतना कॉपी कर लीजिए। सेकेंड स्लाइड पे आ गए हम लोग। मोमेंटम पहले से मैंने डिफाइन किया हुआ है, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम डिफाइन किया गया है। फिर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट है, मोमेंटम में मास का यूनिट है किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन होगा mL/-1, क्योंकि मास के लिए m लिखा हुआ है और मीटर के लिए लेंथ और सेकेंड के लिए टाइम रिवर्स, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है सेकेंड। अब पिछले पेज में मैंने ऐसा बताया था कि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। मोमेंटम को मैंने लिखा मास इनटू वेलोसिटी। तो इसको जब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो इसमें दो टर्म्स है, मास एंड वेलोसिटी। तो u इंटू वी रूल आपको याद होगा, डिफरेंशिएशन में हम लोग सीखे हैं u इंटू वी रूल। उसमें क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हो, यानी v को मैंने बाहर रखा और m का डिफरेंशिएशन किया dm/dt। फिर इस बार m को मैं डिफरेंशिएशन से बाहर रखूंगा और v का डिफरेंशिएशन करूंगा dv/dt। तो इससे दो केस अराइज होंगे। केस 1, अगर मास कांस्टेंट है तो इस dm/dt का वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये टर्म 0 हो गया तो सिर्फ m dv/dt बचेगा। तो इस टर्म को मैंने 0 लिख दिया, और dv/dt को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू क्या आ गया? मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू m इंटू ए, इसमें भी ये एफ कैसा एफ है? एक्सटर्नल फोर्स है। इंटरनल फोर्स से मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं आएगा सिस्टम का। तो जब भी किसी सिस्टम के लिए आप एफ इक्वल टू एम लिखें तो उसमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेज आपको लिखने हैं, इंटरनल फोर्स नहीं लिखना है, और मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये फॉर्मूला तभी सही है जब मास कांस्टेंट है, लेकिन अगर मास भी वेरिएबल हो जाए, जैसे एक पानी का टैंकर एक है और वो आगे मूव कर रहा है और उससे पानी वाटर ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इस टैंकर का मास धीरे धीरे कम होगा। तो इस सिस्टम के लिए इस सिचुएशन में आप ये फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम नहीं लगाएंगे। जब तक मास कांस्टेंट है तभी तक ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मास वेरिएबल है, वेरी कर रहा है इसका मास, तो उसके लिए फॉर्मूला है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास वेरिएबल है तो dv/dt वाला टर्म क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो dm/dt रह जाएगा यहाँ। तो v dm/dt फोर्स का फॉर्मूला होगा, एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला होगा v dm/dt। तो v यहाँ पे मैंने लिखा और dm/dt। यहाँ पे v है वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड मास। जैसे यहाँ पे वाटर बाहर की तरफ ऐसे निकल रहा है, तो कितने वेलोसिटी से बाहर ये निकल रहा है वो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक, राइट। जो मूविंग सिस्टम है उससे कितने वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है वो वेलोसिटी लिखना है, और dm/dt मतलब पर सेकेंड कितना kg मास बाहर निकल रहा है इस सिस्टम से। रॉकेट प्रोपल्शन की टर्म में बात करें कि रॉकेट ऊपर मूव कर रहा है तो उससे फ्यूल बर्न होकर पर सेकेंड कितना किलोग्राम फ्यूल बाहर निकल रहा है बर्न होकर, और अगर यहाँ पे देखें तो कितना kg वाटर बाहर निकल रहा है पर सेकेंड, वो क्वांटिटी है dm/dt, रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ मास। इसका न्यूमेरिकल करने से पहले इस फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ को समझ लेते हैं। तब तक आप ये सेकेंड लॉ का ये सब डेरिवेशन लिख लीजिए, दोनों फॉर्मूला का। न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ हो गया है। अभी न्यूटन थर्ड लॉ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ पे बेस्ड। तो न्यूटन थर्ड लॉ सबको याद रहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
जब भी आप कहीं एक्शन फोर्स लगाएंगे, किसी पे फोर्स लगाएंगे, अप्लाई करेंगे फोर्स, उसको एक्शन फोर्स बोला जाएगा, और जो आपको मिलेगा बदले में उसको रिएक्शन फोर्स बोला जाएगा। और एक्शन रिएक्शन फोर्सेज डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे, एक ही बॉडी पे नहीं लगेगा। एक्शन और रिएक्शन, एक्शन किसी एक बॉडी पे लगा तो रिएक्शन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड्स इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन अपोजिट होगा। मतलब एक्शन अगर राइट में लगा तो रिएक्शन लेफ्ट में लगेगा, एकदम 180 अपोजिट होगा। तो अगर आप ये समझते हैं न्यूटन थर्ड लॉ को, तो इसका आंसर कर पाएंगे। एक यहाँ पे एलिफेंट है और कोई मैन एक है, या खुद आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप ऐसे रास्ते में जा रहे हैं और पीछे से हाथी आ रहा है, और ऐसे आप जा रहे हैं और हाथी पीछे से आके आपको धक्का मार दिया। तो आप में और हाथी में एक इंटरेक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स एक लगा, हाथी ने आपको फोर्स अप्लाई किया, तो आपने भी हाथी पे रिएक्शन फोर्स दिया होगा, क्योंकि न्यूटन का लॉ है, थर्ड लॉ, कि अगर ये आप पे एक्शन लगाएगा तो आप भी उसको क्या देंगे, रिएक्शन देंगे। तो आपको बताना है कि अगर आपको हाथी पीछे से आके टक्कर मारा और हाथी और आपके बीच में कांटेक्ट फोर्स कुछ लगा किसी इंस्टेंट के लिए, तो हाथी ने आपके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाया कि आपने हाथी के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाया, कौन किस पे ज़्यादा फोर्स लगाया। तो सबसे पहले मन में ये ख्याल आता है कि हाथी ने ज़्यादा लगाया होगा मेरे ऊपर, लेकिन इसका ये करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर है कि दोनों एक दूसरे पे इक्वल लगाया फोर्स, इसलिए क्योंकि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज इक्वल होते हैं। तो अगर इसने इस पे एक्शन लगाया तो इसका रिएक्शन भी इसको मिला होगा उतना ही, लेकिन हाथी इतना ज़्यादा इसका इनर्शिया है कि इतने कम फोर्स का उस पर असर नहीं पड़ेगा। जैसे इसने इस पे 50 न्यूटन फोर्स लगाया, तो इसने भी इस पे 50 ही लगाया होगा, लेकिन 50 न्यूटन इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट था फोर्स, और इसके लिए 50 न्यूटन कुछ भी नहीं था, कम था, तो इस पर असर कम पड़ेगा, लेकिन लगाएगा दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स। समझ गए न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये आप बना लीजिए नोटबुक में। न्यूटन थर्ड लॉ का एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये न्यूटन ही समझिए, ये एक पेड़ के नीचे ऐसे बैठे हुए हैं। तो यहाँ से एक एप्पल है जो यहाँ से गिरता है नीचे की तरफ, तो ऐसा बताया जाता है कि अर्थ इस एप्पल को नीचे की तरफ अट्रैक्ट की है अर्थ। तो अगर इस एप्पल पे अर्थ फोर्स लगाया है mg, तो उस mg का वैल्यू मान लेते हैं 10 न्यूटन है, तो अर्थ पे भी ये एप्पल ऊपर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एप्पल पे अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा एक्शन, तो अर्थ पे भी एप्पल ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा रिएक्शन फोर्स। लेकिन वो 10 न्यूटन फोर्स इस एप्पल के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स है, इसलिए ये एप्पल नीचे आ जाएगा अर्थ के पास, और अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि उस 10 न्यूटन का उस पर असर नहीं पड़ेगा कुछ भी, इसलिए अर्थ ऊपर मूव नहीं करेगा। अदरवाइज दोनों एक दूसरे पे फोर्स इक्वल ही लगाए हैं, जितना वो ऊपर से गिर रहा है एप्पल वो फोर्स लगाया है अर्थ के ऊपर, उतना ही अर्थ ने उस पर लगाया है। लेकिन अर्थ उसके पास क्यों नहीं चला गया? क्योंकि अर्थ काफ़ी हैवी था और इतने कम फोर्स का उस पर असर नहीं पड़ा, और इस एप्पल के ऊपर उतने कम फोर्स का असर पड़ गया। तो यहाँ भी एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस इक्वल हैं। वैसे ही एक ट्रक है और एक कार है, दोनों सामने सामने से आ रहा है और दोनों में एकदम सामने से कोलिजन हो गया। तो आप गेस कीजिए ज़्यादा फोर्स किसने लगाया? ट्रक ने कार पे ज़्यादा लगाया होगा ड्यूरिंग कोलिजन, कि कार ने ज़्यादा लगाया होगा ट्रक पे? तो बिल्कुल सही आपने सोचा, इसमें भी दोनों एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कार ने जितना ट्रक पे लगाया, ट्रक ने उतना ही कार पे लगाया, लेकिन कार का चूंकि कमजोर था कार, इसलिए कार पे उतने फोर्स का ज़्यादा असर पड़ जाएगा और ट्रक पे उतने ही फोर्स का कम असर पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मीनिंग है न्यूटन थर्ड लॉ का। आप ये लिख लीजिए। अब हम लोग सेकेंड लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड लॉ पे बेस्ड पहले वेरिएबल मास वाला ही कर लेते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ का दो फॉर्मूला है, एक तो है एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, जब मास कांस्टेंट रहेगा, और जब मास वेरिएबल होगा, किसी सिस्टम में अटैच हो रहा होगा मास, या किसी सिस्टम पर कम हो रहा होगा मास, तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। तो उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एक 10 kg का ऑब्जेक्ट है, 10 किलोग्राम, और उस पर एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन का लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स। तो बताना है ये कितना एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है एवरी सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितना इंक्रीज करेगी। जैसे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब है कि एवरी सेकेंड
उस मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 2 बढ़ जाएगा। मतलब वो 0 से स्टार्ट किया तो 1 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगा, फिर से 1 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी फिर से 2 बढ़ जाएगा यानी 4 मीटर पर सेकेंड होगा, और फिर अगले ही 1 सेकेंड में उसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का मतलब हुआ एवरी सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है। तो इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो न्यूटन का इसमें ये सेकेंड लॉ में हम लोग देखेंगे कि इसका 10 kg मास फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है, तो F इक्वल टू एम ए फॉर्मूला लिख देंगे। फोर्स अप्लाइड देखिए 20 न्यूटन, और इस ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg, तो एक ही वेरिएबल है A, सो A इक्वल टू 20/10 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस कार में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरिएबल मास से कैसा न्यूमेरिकल आएगा, तो ये वाटर का एक टैंक है जो इस तरफ मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, और उससे 1 kg पर सेकेंड मास निकल रहा है बाहर। मतलब हर एक सेकेंड में देख रहे हैं, तो इसका अगर 100 kg का है तो 1 सेकेंड के बाद 99 kg बचेगा इसमें पानी, फिर से 1 सेकेंड और टाइम देंगे तो 98 बचेगा, यानी एक सेकेंड में इसका मास 1 kg कम हो जा रहा है। तो dm/dt इज 1 kg पर सेकेंड। और ये कितने वेलोसिटी से पानी निकल रहा है पीछे की तरफ, 2 मीटर पर सेकेंड से पानी निकल रहा है पीछे की तरफ इसमें विथ रिस्पेक्ट टू दिस टैंक। मतलब यहाँ पे बैठा हुआ कोई पर्सन देखेगा तो उसको 2 मीटर पर सेकेंड से पानी निकलता हुआ दिखेगा पीछे से। तो बताना है कि इस टैंक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, टैंकर लेकर जो ट्रक जा रहा है इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स यहाँ पे मास वेरी कर रहा है, इसमें पानी कम हो रहा है धीरे धीरे, तो फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे हम v dm/dt, ये सेकेंड केस के अकॉर्डिंग। तो v dm/dt में ये कितने स्पीड से निकल रहा है बाहर की तरफ, 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसको 2 लिख दिया मैंने। और dm/dt मींस रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ मास, वो 1 kg पर सेकेंड है, तो dm/dt की वैल्यू हो गई 1। तो आंसर हमारा आ गया 2 × 1 दैट मींस 2 न्यूटन। 2 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हो गया ये, तो आप ये लिख सकते हैं। कुछ और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे इस बार वेक्टर फॉर्म में दिया है, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप। तो किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसा फोर्स अप्लाई किया गया वेक्टर फॉर्म में, और उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको बताना है उसका मास कितना होगा। तो F, A और M में एक ही रिलेशन है हमारे पास, F इक्वल टू एम ए, सो M इक्वल टू F/A। मास ऑब्जेक्ट का कितना आएगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, मास स्केलर है इसलिए दोनों का क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं उसके i कैप, j कैप और k कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करने से और उसका रूट लेने से। तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 6 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, इससे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा फोर्स का। और एक्सेलरेशन 1 है तो 1 से डिवाइड मैंने कर दिया, तो मास इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। तो इसका रूट करने से आ जाएगा 10√2, तो मास है ऑब्जेक्ट का 10√2। सेकेंड न्यूमेरिकल फिर से वेरिएबल मास पे बेस्ड, एक पाइप के थ्रू पानी यहाँ पे वाटर जेट से यहाँ पे वाटर आ रहा है इस पे, और यहाँ अगर रुक जा रहा है पानी टकराने के बाद, और m kg ऑब्जेक्ट पे आपको बताना है कि कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा ये फोर्स, ठीक है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि dm/dt 3 kg पर सेकेंड है, मतलब एवरी सेकेंड 3 kg वाटर इससे आकर टकरा रहा है, एक सेकेंड में 3 kg वाटर टकरा रहा है इससे आकर। कितने वेलोसिटी से टकरा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से आकर टकरा रहा है इससे। तो फोर्स क्या लगाएगा, फोर्स इक्वल टू v dm/dt, कितने वेलोसिटी से आ रहा था 4 लिख दिया, और dm/dt मतलब एवरी सेकंड कितना kg मास टकरा रहा था इससे 3, तो 3 मैंने यहाँ लिख दिया dm/dt का वैल्यू। तो ये सॉल्व करने पे आया 12, यानी इस पे 12 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है इस वाटर जेट के वजह से। तो फोर्स आपको पता है 12 न्यूटन है और मास इसका 5 kg दिया है, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करेगा 12/5 मैंने किया, तो एक्सेलरेशन आ गया 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर ये क्वेश्चन है उसके बाद इस टाइप का थर्ड क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक है 5 kg का और जिसमें फोर्स अप्लाई किया गया वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल बनाकर, ये वर्टिकल लाइन है, इससे 60 डिग्री एंगल पे 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया 5 kg ऑब्जेक्ट पे। तो आपको बताना है कि ये कितना एक्सेलरेट करेगा, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा ये फोर्स। तो इस फोर्स देखिए ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका रिजोल्यूशन मैं करूंगा।
तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल लगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल लगा। मतलब ऐसे अप्लाई फोर्स करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स उसको कुछ आगे भी ले जाने की कोशिश करेगा और कुछ ग्राउंड पे फोर्स भी लगाएगा, ग्राउंड के ऊपर फोर्स भी लगाएगा ये। तो इस ऑब्जेक्ट का कितना कंपोनेंट आगे जाने में हेल्प करेगा इस ऑब्जेक्ट को? 50 sin 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री एंगल है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 60 होगा, और ये 50 न्यूटन है तो वेक्टर में आप जानते हैं इधर प्रोडक्ट होगा 50 sin 60। तो 50 sin 60, 50 cos 60 तो इधर की तरफ लगा, लेकिन ऑब्जेक्ट को तो उधर जाना है हॉरिजॉन्टली, तो फोर्स अप्लाइड लेंगे हम 50 sin 60 डिग्री F, और मास ऑब्जेक्ट का है 5 और एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो ये 5 इधर डिवाइड में कर दिया, 50 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 5 यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर इसको कैंसिल करने के बाद एक्सेलरेशन का वैल्यू 5√3 आ गया। तो ये 50 न्यूटन का फोर्स 5 kg ऑब्जेक्ट पे जब 60 डिग्री पे लगेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा 5√3। क्लियर हो गया ये? अब आप ये लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ का स्टेटमेंट मैंने बताया, और सेकेंड लॉ पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है।